जी पार्ट डी स्टार्ट करते हैं जी रिवीजन क्लास का। अच्छा जी, हम डिसीजन मेकिंग को रिवाइज कर चुके हैं, कुछ फॉर्मेट्स हमने देख लिए हैं। अब मैं फर्दर प्रोसेसिंग का एक सवाल आपको करवाऊंगा। शट डाउन का एक सवाल है रिसेंट अटेम्प्ट में, लेकिन वो जैसे आपको अर्ज़ किया है कि वो 12-11 को तो संडे है, 12 या 13 को आपको फिर मैं करवा दूंगा। लीस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट कहता हूँ कि वो तो आ चुकी है ना चीज़, जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से रिवीजन कर लें। बाकी आपके सामने 3 सवाल मौजूद हैं रिवीजन प्लान के अंदर, आपने वो 3 लाजमी करने हैं, क्योंकि आई कैप भी इस चीज़ को गौर से देख रहा होता है कि बच्चा क्या सोच रहा होगा। शट डाउन नहीं आना, अब फिर आ जाएगा, छोड़ के जाओगे तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो जो 3 सवाल करवाए हैं बस वो कर लेना, बाकी फिर इंशाल्लाह चौथा सवाल भी आपको करवा दूंगा जब मैं मुनासिब समझूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है कैपुचिनो लिमिटेड, ये आपके हैंडआउट के अंदर मौजूद है और वो हैंडआउट है जनाब डिसीजन मेकिंग चैप्टर 16 का हैंडआउट है। इसको हमने पेंडिंग किया था। ये क्वेश्चन नंबर 25 बनता है। यहीं पे सॉल्व कर लें या मैं अपने हैंडआउट पे कर लेता हूँ। क्वेश्चन तो यही है। तो जो चैप्टर 16 के नोट्स आप ओपन करेंगे उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन नंबर 25 नज़र आएगा, कैपुचिनो लिमिटेड। इसे ओपन कर लें। चैप्टर 16 के नोट्स का क्वेश्चन नंबर 25 ऐसा ही है। चलो, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है एडवाइस CL whether it should sell damaged units of each product with or without further processing। 12 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद एक है इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो R1 का भी। डैमेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यूनिट्स ऑफ S1 S2 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्ट कर लेते हैं और अगर नहीं ऑप्ट करते तो वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स इन क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब वही होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। IS2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो वो वैल्यू देख लेते हैं, अगर दिल किया तो ये पार्ट भी कर लेंगे। असल में फर्दर प्रोसेसिंग तो बस ये पड़ा है, ठीक है। और इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ एक फिगर निकालने पे 15 मिनट लगने हैं। बाकी सारा सवाल इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। उस एक फिगर की ही वजह से मैंने उस वक्त सवाल को किया नहीं था। उसमें थोड़ा सा ना मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग पड़ा होना ज़रूरी है, आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन का अंदाज़ा हो, तब वो एक पॉइंट सिर्फ निकलता है। लेकिन 12 नंबर में से तकरीबन 10 साढ़े 10 नंबर तो बहरहाल आप वैसे ही स्कोर कर चुके हैं। 10 नंबर फिर भी आ जाते हैं उसके अलावा भी। लेकिन चलें, अब तो चूँकि सब कुछ कर चुके हैं, अब तो हम एंड पे हैं, अब तो हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, अब तो सब कुछ करना ही होता है। सवाल शुरू करते हैं जी पढ़ना। कैपुचिनो लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 18 इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड marketing of 2 products S1 and S2 due to strict quality standards at CL ratio of damaged units is high। तो बहुत क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे हाई हैं, इस वजह से डैमेज यूनिट्स जो हैं मतलब रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा रखा हमने, डैमेज यूनिट्स काफ़ी। ठीक है, डैमेज यूनिट्स ऑफ S1 कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड एट 100% completion whereas डैमेज यूनिट्स ऑफ S2 कैन बी आइडेंटिफाइड एट 60% कंप्लीशन। ये थोड़ा सा बस मसला था इस सवाल कि S1 के तो डैमेज यूनिट्स जो हैं वो एंड पे जाके पता लगते हैं, इसमें तो मसला नहीं है। लेकिन S2 जो है उसके डैमेज यूनिट 60% पे पता लगते हैं। इसका मतलब जब डैमेज होते होंगे तो उन पर मज़ीद काम नहीं होगा। तो छोटा सा मसला ये था कि जब फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में जाना है तो S1 मुकम्मल और S2 भी मुकम्मल करके फर्दर प्रोसेस करना होता है। S1 तो मुकम्मल कॉस्ट लग चुकी होगी, S2 पे थोड़ी सी कॉस्ट निकालनी, ये एक मसला था। ठीक है, तो मैं पूरा सवाल तरतीब से चलाऊंगा कि सारा सवाल हो जाए और वो एक फिगर निकाल लेंगे कि यार ये देखो ये फिगर सिर्फ रहती है, आओ अब इसको कैलकुलेट करो। फिर उसकी पिटाई शुरू कर देंगे, 10 मिनट लगें 15 लगें जितने लगेंगे वो उसी पे ही लगेंगे। ठीक है, शुरू करें काम। अच्छा जी, डैमेज यूनिट्स ऑफ S1 एंड S2 कैन बी सोल्ड एट 80% and 50% of market prices respectively।
जो मार्केट प्राइस है उसके 80% पर, मतलब वो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है ना, तो थोड़ा सा भी ख़राब, किसी की सिलाई ख़राब, किसी कुछ, तो वो साइड पे कर देते होंगे प्रॉबेबली, ठीक है। वो कह रहा है कि नॉर्मल का 80% सेलिंग प्राइस S1 का डैमेज यूनिट बिक जाता है और नॉर्मल का 50% जो है वो S2 बिक जाता है, ठीक है। CL's production department believes that damaged units can be sold at full market price after incurring per unit rectification cost of 150 and 450 for S1 and S2. मार्केटिंग वाले कहते हैं कि इसको सही कर लें, S1 को फर्दर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, ये असल में रेक्टिफिकेशन इज़ फर्दर प्रोसेसिंग इस सवाल में, कि इसको रेक्टिफाई कर लो, फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर कॉस्ट इनकर करके इसको सही करके बेच लो नॉर्मल पर। पढ़ो ना, that damaged units can be sold at a full market price after incurring। अब डिसीजन क्या होना है, डिसीजन मेकिंग ये चलनी है कि S1 S2 को डैमेज्ड हालत में बेचें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें, ये प्रोसेसिंग है। तो डैमेज्ड हालत में बिकेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम, मतलब जो जिसको हम कहते थे रेवेन्यू बिफोर रिफाइनमेंट, इसमें कह देंगे हम रेवेन्यू बिफोर रेक्टिफिकेशन, तो वो रेवेन्यू होगा 80% और 50% वो नॉर्मल प्राइस, और रेक्टिफिकेशन के बाद वाला जो नॉर्मल है वही होगा, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकल आएगा। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये गिवन है। पूरे सवाल में मसला सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा था, और वो यही था कि S2 के यूनिट सिर्फ 60% कन्वर्जन लग चुकी होती थी जब निकलते थे, तो उनको अलग करना पड़ता है कि उनको मज़ीद कंप्लीट करके फिर फर्दर प्रोसेस करना है। बता रहा हूँ आपको, बाकी सारे सवालों को मसला नहीं। खैर चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम CL's लेटेस्ट रिकॉर्ड्स। ये सब कुछ हो चुका है जो लेटेस्ट हुआ है अभी, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, गुड। सेल्स, अच्छा अब सेल्स को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स से तो S1 की नॉर्मल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये एक्चुअल डाटा है ना, अब स्टैंडर्ड एक्चुअल तक चक्कर को नहीं, सामने कह रहा है रिकॉर्ड्स पढ़ें, ठीक है। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस यहाँ से आ जाएगी, बोलो उस नॉर्मल सेलिंग प्राइस का 80% S1 की डैमेज की कॉस्ट सेलिंग प्राइस होती है और S2 की इसी का 50%। आगे पढ़ें। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बड़ी मुश्किल से आए, क्या हुआ? पानी बहुत था सुबह से अब तक, पानी का कौन सी क्लास लेने आए हो? R1 का मैसेज नहीं आया तुम्हें? देख लेना, लो फिर एंजॉय करो, देखा नहीं है तो पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। इसी के अंदर अब पता नहीं कि एब्जॉर्प्शन वाले हुए तो भाईजान फिर खैर से इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी सारी पड़ी होंगी और फिक्स कॉस्ट भी पड़ी होंगी, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री गुड्स यूनिट्स ऑफ S1 S2 डैमेज ड्यूरिंग द ईयर 15,000 और 22,500। अच्छा, यानी कि इस 47 में 15,000 डैमेज्ड हैं, बाकी कितने बने वैसे जी? 27, खैर है 32,000 जो है वो सही पड़े होंगे, और डैमेज वाले इन्वेंट्री में कितने पड़े हैं? 15,000, और S2 के वो कहता है जी 22,000 है। देखो ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं, बिके नहीं। अभी नहीं को तो डिसाइड करना है कि हम फर्दर प्रोसेस करके बेचें या ना बेचें, ठीक है। तो ये जो पड़े हैं इनमें 22,500 S2 के डैमेज्ड हैं, ठीक है। तो फिर बाकी पता नहीं, बाकी क्यों निकाल रहा हूँ, ज़रूरत पता नहीं पड़नी है नहीं, लेकिन चलो 11,500 गुड हैं, तो ये डैमेज यूनिट्स ये बीच में ही पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री के अनसोल्ड हैं। इन्हीं को डिसाइड करने का कह रहे हैं कि डिसाइड करो कि इनको फर्दर रेक्टिफाई करके बेचें या ऐसे ही बेच दें, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड। सारी फिक्स कॉस्ट बिगिनिंग पे ही इनकर हो जाती है। अच्छा, अब ये भी एक आसानी थी देखा जाए तो, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल बन जाती है क्योंकि वेरिएबल फिक्स अलग अलग टाइम पे हो गई ना। क्योंकि S1 के लिए तो मसला नहीं है, चाहे स्टार्ट में कोई कॉस्ट लगे चाहे एंड पे लगे, वो तो एंड पे जाके ही पूरा होना है, मतलब पता लगना है। लेकिन S2 की मुसीबत क्या है, फिक्स कॉस्ट उस पर सारी लग चुकी होगी और वेरिएबल कॉस्ट 60%, ठीक है। तो ये छोटा सा मसला था, और कुछ पूरे सवाल मसला नहीं। खैर, फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूड
80 मिलियन विच इज़ एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये तो अलग अलग है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है जी? 8 मिलियन। और बोलो 1000 में चल रहा है तो 8000। वो कहता है ये 8000 टोटल है जो कि एलोकेटेड है S1 को और S2 को भी। किस बेस के ऊपर? प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे। ये पढ़े हैं प्रोडक्शन यूनिट्स, है ना बेशर्मो, ये सोल्ड यूनिट्स हैं। इन्वेंट्री आ रही है तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल होता है। तो रीअरेंज करो तो ओपनिंग प्लस या सोल्ड निकालने हो और प्रोडक्शन निकालने हो तो उसी को रीअरेंज कर लेना। आपकी अपनी मशहूर ज़माना प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने वाली परसों बात की थी कॉमन इश्यूज़ के अंदर। तो प्रोडक्शन यूनिट्स गायब है, ठीक है। निकालेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स और उनकी बेस पे बांटेंगे इसको। अच्छा, फिर बांटने से होगा क्या? ये टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ से माइनस हो जाएगी इनमें से, तो फिर बाइफर्केशन हो जाएगी ना। बाकी जो बचेगी वो क्या होगी? वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, ठीक है। ना निकालनी पड़ती अगर ये वाली मुसीबत ना होती तो, क्योंकि हमने तो ये सीखा हुआ है कि जो जॉइंट कॉस्ट होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। तो फिर क्यों इस तरफ जा रहे हैं? जाना इसलिए पड़ रहा है कि देखते हैं किस लिए जा रहे हैं। फिलहाल चलें आगे, चलें नेक्स्ट। जब ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। ये तो आ गया ना जी। नेक्स्ट है जी, सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड वर 1% ऑफ सेल। ये भी मुफ्त के नंबर हैं। जो सेल वैल्यू आनी थी उसी का 1% सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब फॉर्मेट क्या बनता नज़र आ रहा है जी? इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग है, जिसके अंदर हमने रेवेन्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स आफ्टर क्या कहेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कह लें, रेक्टिफिकेशन कह लें, एक ही बात। तो इवैल्यूएशन है इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ डैमेज्ड यूनिट्स। काफ़ी नहीं होगी अंग्रेजी तो। रेलेवेंट इनकम में हम क्या लेते हैं जी? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेते हैं। बोलो, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे चलते हैं ना इसमें, फर्दर प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, टोटल रेवेन्यू बिफोर, वैसे नीचे भी एक लाइन में लिखा जा सकता है इधर फर्दर प्रोसेसिंग, और इसमें से लेस कर देंगे, बल्कि इसको आफ्टर वाले को लिख लेते हैं ना, लेस इंक्रीमेंटल तभी आएगा। टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो होगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे निकल आएगा। उसके बाद शुरू हो जाएंगे जी कॉस्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो रेलेवेंट कॉस्ट, अब रेलेवेंट कॉस्ट्स इतनी ज़्यादा कोई नहीं थी। रेलेवेंट कॉस्ट्स 3 है, 3 सिर्फ, वैसे तो 2 हैं। इतना सीधा सवाल था, लेकिन एक थोड़ा सा मसला था बीच में। तो 2 नंबर 3 नंबर बहुत ही बड़ी वर्किंग है, तो चलो 2-3 नंबर उसके होंगे। खैर चलो, टोटल 2 कॉस्ट है सीधी सीधी। क्या? एक सेलिंग कॉस्ट है 1% ऑफ सेल रेवेन्यू, और दूसरी है रेक्टिफिकेशन कॉस्ट जो पर यूनिट ऑलरेडी गिवन। नहीं समझ आ रही? सादा सी बात है। ये किधर गया? सीएल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिलीव करता है कि 150 और 450 ये क्या है जी? ये एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसको कह लें। तो एडिशनल मटेरियल लेबर नहीं, उसे सीधा ही बता दिया इकट्ठा ही, एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। कोई लॉस्ट यूनिट्स तो नहीं हो रहे ना? कहीं लिखा हुआ है कि फर्दर प्रोसेसिंग में अगर आप 15,000 यूनिट्स S1 के डालेंगे तो वो 15,000 नहीं निकलेंगे? ऐसी बात नहीं है ना। इसका मतलब 15,000 रेवेन्यू भी लेना है और 15,000 ही वेरिएबल कॉस्ट में भी लेना है, ठीक है भाई। पॉज करें। अच्छा जी, अब एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कर ही लिए डिस्कस जी। तो 15,000 S1 इधर भी यूज़ होगा दोनों सेल्स के लिए, रेवेन्यू के लिए, और यहाँ पर
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में भी, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी। और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर उसने खुद ही बता दी क्या है, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। ठीक है, तो एक लाइन इसके लिए छोड़ दें। उसके बाद उसने कहा आखिर में जाके सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड वाज, अच्छा थोड़ा सा ना एक बीच में वैसे एक मसला ये, वरना तो कोई नहीं, एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आने हैं। मैं एडिशनल क्यों लिख रहा हूँ, मेरी आदत है मैं यहाँ पर सिर्फ एडिशनल वाली अप्रोच से चलता हूँ। तो एडिशनल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, अब आप कहोगे ये कैसे लेंगे हम? भाई देखो, आप इधर सेलिंग एक्सपेंस लो, फिर इधर सेलिंग एक्सपेंस लो, दोनों का डिफरेंस लो, तो एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो जब मैंने यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू ले लेना है तो उसी के ऊपर 1% लगाऊंगा तो एडिशनल, सही है। ये क्वेश्चन नंबर नहीं लिखवाया आप लोगों ने, ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 16 का आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, अटैम्प्ट है इसकी ऑटम 2000, और नाम इसका मशहूर ज़माना कैपेचिनो। ऑटम 19 का क्वेश्चन नंबर 7 BRBLO। ठीक है, अच्छा अब यहां से जो अगर पॉजिटिव आंसर निकल आया नेट में तो हम कहेंगे जी इसको रेक्टिफाई करके इनको बेचें, और अगर नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे यार इनको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, यानी जब ये निकले हैं उसी वक्त इनको भगा दें, इनको मज़ीद रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 1 बाय 1 काम शुरू कर देते हैं, वर्किंग जो होती जाए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकल आएगी और उसके ऊपर परसेंटेज, इतना सिंपल सवाल है, परसेंटेजेस गिवन है, ये देखो 80 50। नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालोगे कि नहीं निकालोगे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालोगे 492,800 डिवाइडेड बाय 347, ठीक है, फिर 463,760 डिवाइडेड बाय 218, सिंपल। तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस ये आफ्टर प्रोसेसिंग वाली में यूज हो जाएगी। और फिर अगर डैमेज्ड हालत में बेचो तो डिस्काउंटेड प्राइस है 80% और 50%। तो ये मेरे ख्याल में सबसे पहली वर्किंग यही कर लेते हैं। ये तो छोटी सी वर्किंग बनेगी यार। वर्किंग नंबर 1, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इधर देखो जी, S1 के लिए ये मैं 1000 में यूज करूंगा, ओके। 492,800 डिवाइड बाय 347, ओके। तो 492,800 डिवाइडेड बाय 347, और दूसरा 463,760 डिवाइडेड बाय 218, ठीक है जी। तो S1 और S2 के लिए, या ये नज़र आ रहा होगा आपको, एक काम करते हैं, इसी को ना लेंथ में ले जाता हूँ, अब नीचे और वर्किंग्स हो जाएंगी ना, जगह बच जाएगी। आज हमने बड़े बड़े फैसले कर लिए यार, मौजूदगी देख लो जी। बेटा पहला कौन सा था, ज़रा दोबारा बताएं। 492,800, एंड पे देखना भाई, भाई आप लिटमस पेपर हो आज मेरे, ये नज़र आ रहा है सही? जब ना आए तो बताना है आपने, ठीक है। डिवाइड बाय, क्योंकि फिर वो ऑनलाइन वालों को भी उसमें मसला होगा। दूसरा 463,760 डिवाइडेड बाय 218। अब ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकल आई। S1 की भी बता दो, S2 की भी बता दो। S1 1400 और S2 की रहने दो, क्या करें बेटा, हज़ारों में एक चीज़ की कीमत है तो पॉइंट्स की माफ़ी दे दो, खैर है, आप कर लो यूज़। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब ये तो थी जनाब नॉर्मल सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है जो डैमेज यूनिट्स होते हैं वो 80% और 50% ऑफ मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस पर ही बिकी थी ना। अगर डेटा पास का गिवन है, फ्यूचर के बारे में कोई चेंज नहीं बताया तो बस वही है, अभी भी वही होगा, अभी बता के आ रहा हूँ रिवीजन में भी, ठीक है।
तो फिर डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस भी यहीं पे ही निकाल लें, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब ये पकड़ो 1420, ये 80% जी 1136, और ये 2127 का 50% करो तो पॉइंट्स लगा लगा के तो मैं मर जाना जी। 1064 भाई कह रहे। लो भाई आपका काम हो गया। यूनिट सेम रखने हैं, कितने हैं S1 के 15,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स यूनिट ऑफ S1 एंड S2 डैमेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 15,000 एंड 22,500। तो 15,000 यूनिट्स और 22,500 यूनिट्स, ठीक है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सिर्फ S1 की। तो S1 के 15,000 यूनिट्स दोनों तरफ लिए हमने, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर आपकी रेक्टिफिकेशन कॉस्ट भी लगनी है। क्या ख्याल है? ठीक है। अब लाल रंग से मैं जो चीज़ याद करवाई है आपको पिछले रिवीजन में वो बता रहा हूँ। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना रेवेन्यू हो जाएगा? वो कहता था जी आफ्टर रेक्टिफिकेशन ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक जाएंगे। इसका मतलब 1420 यही नॉर्मल बिक जाएगा, और अभी कितने पर बिक रहा है? 1136 पर। कोई मसला? समझ आती है बात की? लेकिन हर एक के ऊपर आपकी एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लगती है। S1 को अगर रेक्टिफाई करें तो कितनी? 150। तो ये 150 रुपीज आ गया, ठीक है। आंसर क्या बनता है वैसे बाय द वे? ये हमने अलग अलग नहीं किए, कर लेते हैं यार। ऑफ जरा ऐसे करके स्मार्टली लिख लेते हैं ना, ऑफ डैमेज्ड यूनिट्स, ठीक है जी। और ये जनाब हमारी थोड़ी सी इधर भी गुंजाइश बना लेते हैं। ले जी, S1 की तो बात कर लेना पहले, फिर S2 का मैं खाना बना लेता हूँ। तो S1 क्या है जी आंसर? बल्कि ये भी तंग होना है, 1000 में लिख लें, फिर भी तंग हो सकता है बंदा। अभी ज़रा थोड़ी सी गुंजाइश बना लें, बाद में फिर नहीं बननी, बहुत चीज़ें नोट हो गई। तो चलें जी। जी बेटा S1 थाउजेंड्स में, रुपीज़ इन थाउजेंड्स जी। 21300 17040, ये माइनस किया आपने तो आपके पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आ गया? काम हो गया, काम हो गया। 1000 में चल रहे हैं ना, इसलिए काम हो गया। इधर S2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिसीजन लेना है, टोटल करने की जरूरत नहीं है। जी बोलें। 4260, ये आ गया आपके पास इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। क्या आ गया जी? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी है? 2250। और सवाल में उसने क्या कहा था? सवाल में तो उसने कहा था कि सेलिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड वाज 1% ऑफ सेल। अब इसका मतलब तो यह है कि इसको भी सेल करें तो 1% आना है, अगर सही करके बेचे तो, और अगर वैसे बेचे तब भी ड्यूरिंग द पीरियड 1% सेल का सेलिंग कमीशन रहा है ना, तो 1% तो है। अब हम दोनों का लें इसी तरह से और डिफरेंस लें, उससे बेहतर नहीं है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर सिर्फ इंक्रीमेंटल यानी एडिशनल वेरिएबल एक्सपेंस ही ले लें? दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन 1 15,000 इंटू 1420 का जो आंसर आया है 31,300, इस 21,300 इस पे 1% लगाएं, फिर उसमें से माइनस करें इसका जो आंसर आया 1740 का 1%, तो दोनों का डिफरेंस वही बनना है
जो इसके ऊपर 1% लगाने से आना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिख लिया था, एडिशनल। तो यहाँ पर अब मैंने क्या ले लिया जी, 4260। तो कोई ये कहे सेल्स का 1% था वो नहीं लिया तो वो भी ले सकते थे, पर यही चीज़ें थी जिनकी वजह से ये सवाल एकदम आसान लग रहा है, बस एक ही चीज़ मुश्किल रह जानी है। खैर चले, इनटू 1%, क्या आंसर आता है जी, 42.6। 43 बन गया ना, 1000 में चल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जी कि आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में? 19। हाँ जी, नेट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। तो क्या ख्याल है, फर्दर प्रोसेस करके बेचें या ऐसे ही बस बेची जाएं? स्प्लिट ऑफ जिसको कहते थे जी, स्प्लिट ऑफ मतलब जहाँ पे वो बन के निकल आया डैमेज, उसे ऐसे ही बेच दें या उसको फर्दर प्रोसेस करके बेचें? तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव है, इसको तो हम रेक्टिफाई करके मतलब रेक्टिफिकेशन इसकी करके उसके बाद बेचेंगे। तो नेट रिजल्ट क्या है जी, पॉजिटिव। दूसरे को भी देख लो, मुश्किल या आसान? आसान, बस एक ही फिगर मुश्किल है जिसकी जगह दरमियान में छोड़ी हुई है मैंने। अच्छा नेक्स्ट, इसी तरह से जनाब यूनिट्स हैं अवेलेबल 22,500 जो ख़राब है, और इनकी सेलिंग प्राइस हम निकाल चुके हैं, डिस्काउंटेड भी और नॉर्मल भी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, और 1% इसके लिए भी सेल्स का कमीशन है। तो ये सारे तो मुफ्त के नंबर थे, इसीलिए पहले अलग से इसको देख लिया था। 22,500। अच्छा जी, कोई यूनिट्स बिफोर तो 22,500 हैं, क्या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ये 22,500 से कम या ज़्यादा होते हैं? ये कॉन्सेप्ट हमने किया है कि लॉस आ सकता है इसमें। उस वक्त इस टॉपिक में इसलिए नहीं किया था कि प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं पड़ा हुआ था। खैर चलें, अभी कोई नहीं है, सवालों में है भी नहीं, आ सकता है पर है नहीं अभी तक, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं जी, सेम यूनिट्स हैं। अब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर बिकेंगे अगर आप इसको रेक्टिफाई कर दें, कितना, 2127, और अगर ना रेक्टिफाई करें तो 1064 पर ये बिकेगा एक यूनिट के हिसाब से। आंसर 47858 माइनस 23940, इंक्रीमेंटल 2391। अब रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इसकी भी गिवन है। अब देखो कोई यूनिट्स लॉस नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो ये सारे के सारे ही रेक्टिफाई करने पड़ेंगे, 22,500 के 500, और इस पर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट सवाल ने कितनी बताई हुई है, 450। तो 450 से मल्टीप्लाई किया आपने जी, तो एडिशनल रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आ गई 1012, और इसका भी जी 10123 आएगा। इतने 1-2 रुपए से फ़र्क पड़ना भी कोई नहीं, वैसे गेम बहुत बुलंद है इस वक्त, ठीक है जी। रुपीज़ इन थाउजेंड्स है वैसे ये। अच्छा ले जी, अब एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लेनी है तो 23918 पर 1% लगा दें। ये बड़ा मज़े का काम हो गया था, है ना। ये पर्चे में ना ज़हन में आए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बच्चे जो है वो दोनों के ऊपर सेल्स लेकर डिफरेंस ले लेंगे, अल्टीमेटली पहुंचेंगे तो यहीं पे। कोई करना चाहे तो घर जाके ये करके देखना जो मैंने कहा है। इस सेल का, अच्छा यही कर लिया, इस सेल का 1%, फिर इस सेल का 1%, दोनों का नेट करेंगे तो यही आएगा, जाहिर सी बात है जी, सिंपल मैथ है, 230। अच्छा अब इसका आंसर निकालने वालों, एक मसला था इसके अंदर, और वो एक ही मसला था, बाकी सवाल आपके सामने है, इट्स डन। वो एक मसला ये है कि आपकी जो S2 है प्रोडक्ट, वो तब आइडेंटिफाई हो जाती है कि डैमेज है और उसको अलग करके रख दिया जाता है जब वो 60% पर पहुंची हुई हो। ये डैमेज यूनिट्स ऑफ S2 कैन बी आइडेंटिफाइड एट 60% कंप्लीशन। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी पड़े हैं 22,500 के 22,500 डैमेज यूनिट्स, ये सब के सब ऐसे हैं जिन पर मटेरियल तो सारा लग गया था, मटेरियल तो सारा लग गया था। अच्छा मजे की बात, फिक्स्ड कॉस्ट भी चूंकि बिगिनिंग पर सारी लग जाती है तो ये भी सारी लग गई थी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसने कहा था कि इनकर होती है थ्रू आउट द। मैंने सिर्फ इस पॉइंट की वजह से मैंने ये सवाल उस वक्त छोड़ दिया था, प्रोसेस कॉस्टिंग भी नहीं पढ़ा हुआ था और आखिरी दिन पे तो कुछ कराना था, ठीक है।
थोड़ा सा रिवीजन भी होगी फर्दर प्रोसेसिंग की, और ये पॉइंट जो है वो अब आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट को टैकल करना है। मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए। क्या मुझे चाहिए? ये मैंने क्यों लिखा एडिशनल वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे बाद में भी लिख सकते थे, मैंने जगह इसलिए छोड़ी कि जरा रेक्टिफिकेशन से भी ऊपर आनी चाहिए वैसे असूली तौर पे ही रेक्टिफिकेशन से भी ऊपर आनी चाहिए। क्यों? असल में ना S2 जो है मैं करता हूँ, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा होगा इसलिए कि आपका ज़रा लॉजिकल सीक्वेंस और ज़रा चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी आपको। अब मैं क्या कह रहा हूँ जी, S2 जो है वो अभी किस स्टेज पर पड़ी है, कन्वर्जन के हिसाब से किस स्टेज पर पड़ी है? 60% पर। अब अगर उसको आपने रेक्टिफाई करना है तो रेक्टिफाई करने के लिए पहले उसका कंप्लीट होना तो जरूरी है ना। और बोलो उस पर कन्वर्जन आप खराब थोड़ी सी होगी आपने साइड पे रख दी, नहीं, अगर आपने उसको रेक्टिफाई करना है तो फिर उसको कॉस्ट पूरी इनकर करके उसको उसके मकाम पे पहले पहुंचाओ, सारी कॉस्ट इनकर करके। यानी थोड़ा रंग खराब हो गया मिसाल के तौर पे 60% पे, आपने कहा ये खराब ही होनी है बाद में भी, नहीं भाई अब लेके आओ उसको, लेके आओ एंड तक उसको। इसीलिए तो उसकी कीमत भी आधी मिल रही थी शायद, वो बहुत अभी उसको वो मतलब थोड़ी अनफिनिश्ड सी है, इसी हालत में बेच दें। या रेक्टिफाई करना है तो पहले उसको अपने इस प्रोसेस में कंप्लीट तो करो, फिर रेक्टिफाई होगी। ठीक है, ये मैंने ज़रा इसलिए रखा यहाँ पर मैं, ताकि मैं आपको यूँ कह सकूँ कि देखो पहले, और मैं ये कहना असल में बस एक ही लाइन मैंने छोड़नी थी, वो पहले छोड़ देता तो अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये आपको ज़रा आपका सीक्वेंस बरकरार रहे, मैंने इसलिए ये दोबारा लिखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, ओनली फॉर यू गाइजेस। ठीक है जी, ये ऐसे मैं करना चाह रहा था कि ये जो आपकी S2 है ना, S1 फर्दर प्रोसेस होगी, मतलब फर्दर प्रोसेस का मतलब यहां पे क्या है? रेक्टिफिकेशन, फर्दर प्रोसेसिंग बोल रहा हूं, ओके ना, सही है। रेक्टिफिकेशन होगी, फर्दर प्रोसेसिंग होगी इस कॉस्ट पे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो यहां पर होना था हो चुका है। अब अपने हिसाब से हर कॉस्ट के हिसाब से कंप्लीट है, हर कॉस्ट के हिसाब से S1 कंप्लीट है, S1 तो उस पर फर्दर कॉस्ट लगाओ और सेलिंग कॉस्ट लगाओ, डिसीजन हो गया। इसका मसला ये था S2 का कि इस पर ये जो आप ले रहे हैं एडिशनल सेल, नॉर्मल सेल प्राइस पे कब बिकेगी? जब वो 100% ठीक होगी। 100% ठीक होने के लिए पहले उसको 100% खराब कंप्लीट तो करो, फिर उसको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट से गुजारो और फिर उसको आप बेचो। तो ये छोटा सा मसला था इस सवाल के अंदर, एडिशनल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। और मजे की बात बताऊं, ये मैं अभी निकाल ली, ये मैंने एकदम से निकाल ली। मसला सिर्फ किस में है? मसला सिर्फ इधर देखो 22,500 यूनिट्स में, और उसमें भी मसला सिर्फ है वेरिएबल कॉस्ट में। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए ना अगर, तो हम कहेंगे जी 40% रहती है, 60% लग गई है। 60% कम नहीं है, 40%, हाँ, तो 60% कॉस्ट इस पे लग चुकी है, 60% कॉस्ट लग चुकी है, एडिशनल नहीं है वो, मजीद 40% लगेगी और वो फर्दर प्रोसेसिंग होकर इस काबिल हो जाएगी कि अब खराब वाली सही हो जाए, फिर सही करेंगे उसको। ठीक है, ये एक पॉइंट था। अब देखो पूरे सवाल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर्स निकल आई हैं, नवी फिगर रहती है। 12 नंबर में से यार हाथ होगी तो 2-3 नंबर होंगे इसके, ठीक है, 8-9 नंबर तो फिर भी आपके हंस के आते हैं। तो ये आपको समझाता हूं, पर्चे के अंदर आपने लगे रहना है, समझ आए ना आए। 3 से 4 सवाल समझ आएंगे, 3 से 4 सवाल समझ थोड़े थोड़े आएंगे, ठीक है, 1-2 बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। लेकिन आपने बस काम जो समझ, कैलकुलेशंस तो करते जाओ, जो समझ में आए। कोई भी फिगर लिखोगे यहाँ पे कॉस्ट के अंदर तो भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, यही चीज़ें ही है ना, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, बस यही चीज़ें, और क्या है। हर टॉपिक घूम घूम आके इन्हीं के आसपास ही फिर रहा है ना, तो कर ही जाओ। जो समझ ना भी आया तो अव्वल तो समझ आ जाएंगे काफ़ी हद तक सवाल, ठीक है। 2 से 3 सीधे सवाल होंगे, 2 से 3 दरमियाने, 2 से 3 टेढ़े मेढ़े भी। अच्छा लो जी, अब काम शुरू करते हैं। अब हमारे पास जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो हैं ये कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 80 मिलियन की फिक्स कॉस्ट पड़ी है जो एलोकेटेड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। अब मेरे पास सोल्ड यूनिट्स पड़े हैं, तो पहले इनसे मैं क्या कर लूँगा, प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लूँगा। है बहुत आसान, ओपनिंग 0 है, प्लस प्रोडक्शन निकालना है, माइनस सेल करके, माइनस क्लोजिंग करके सेल आता है, तो सेल को ले जाएं। देखो ना, इक्वेशन पहले यहाँ बना लेता हूँ,
इक्वेशन हमारी इक्वेशन क्या है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल। अब ये सेल गिवन है, प्रोडक्शन निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, बल्कि इसको इधर ही पढ़ाने दो, ठीक है, इनको उधर ले जाओ, प्लस माइनस बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे जी आपने अगर प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं तो आपको सेल में से माइनस ओपनिंग करना पड़ेगा और प्लस क्लोजिंग करना पड़ेगा। ये सही है, ये समझ आती, तो मैं इसको फॉर्मेट टेबल की फॉर्म में बना लूंगा, क्योंकि S1 S2 दो है ना, ठीक है, इजाजत है। अब सोल्ड यूनिट दोनों की गिवन, बोलो, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दोनों की गिवन, मुकम्मल प्रोडक्शन के मुकम्मल यूनिट्स निकालने हैं हमने, उन्हीं में ही खराब, चलो मैं तोड़ के लिख देता हूं, ठीक है। प्रोडक्शन के यूनिट्स हमने लिखना है जी, सेल यूनिट्स कितने हैं जी, सेल यूनिट्स 347 218, ठीक है। इसमें ओपनिंग तो है नहीं, -0 लिखना तो लिख देना, प्लस क्या करोगे क्लोजिंग, तो क्लोजिंग पूरे यूनिट्स लिखने हैं, असल में तो 47 और 34, आप तोड़ के लिख लो बेशक, लेकिन तोड़ के लिखने भी तोड़ के चाहिए, आगे आगे यूज भी करने हैं, ठीक है ना, देख लेंगे फिर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इक्वेशन बन जाती है वर्किंग नंबर 2। मैं क्या निकालने चला हूं जी, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन के यूनिट्स निकालने मैंने इस वर्किंग में। S1 S2 वैसे वो चल तो रहा ही है, चलने दो। जज़ाकल्लाह भाई जी। ओपनिंग स्टॉक नहीं, सेल पहले लिखना है, चलो आप, क्योंकि आपने इक्वेशन बनाई होगी रफ वर्किंग में, उसी तरह से बना रहा हूँ, अगर कहो तो पहले मैं ओपनिंग भी लिख सकता हूँ, माइनस में लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। बस सेल्स आपकी इक्वेशन सेट, आपने यूं पर्चे के ऊपर यूं करना है ना, बस छोटा सा ऐसे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल होता था ना। तो अब मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, माइनस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग, बस ये ऐसी रफ में लिखा हुआ, यहां पे आप सही कर लो उसको, ठीक है। तो सेल्स, सेल यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। अब सेल के यूनिट्स कितने हैं जी, 340 और 218, कहां से उठाए, इधर देखें, 347 218, ओपनिंग कितने हैं 0, तो माइनस कर दिया 0, होते तो ये भी लिख लेते। क्लोजिंग स्टॉक को तोड़ के लिख लो, मेरा मशवरा है, ठीक है। गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स हैं तो सारे के सारे इकट्ठे ही ना, इधर पढ़ो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स S1 S2 डैमेज्ड यूनिट्स ऑफ 15 और 22, तो यही तो डैमेज लेकर चल रहे थे, तो डैमेज कितने हैं जी, 15,000 यूनिट्स और 22,000 यूनिट्स, ओहो 15 और 22, 15 और 22.5 लिख लो फिलहाल, 22.5 क्योंकि यूनिट्स चल रहे हैं ना थाउजेंड में, ठीक है, बाद में राउंड कर लेंगे रुपीज़ को। अच्छा, अब ये डैमेज्ड आ गए, गुड यूनिट्स फिर कितने बने, ये नहीं पता मुझे, टोटल पता है मुझे, उसने टोटल बताए हैं ना, ये देखो टोटल यूनिट्स, तो मैंने कहा था कि ये टोटल इकट्ठे का, यहाँ पे तोड़ के लिख लो, वैसे तो आपने प्लस करने थे, ठीक है, आपने सेल में से माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करना था, तो ये प्लस तो टोटल ही होने थे, लेकिन मैंने कहा यार जरा तोड़ के लिख लो क्या होता है, तो आपने कहा कुछ नहीं होता, तो अब आप लिख कर परेशान बैठे हैं कि कुछ नहीं होता, कहा तो था लेकिन लगता है कुछ होता है जी। कितने थे 22.5 जी, टोटल हमें बताए गए हैं क्लोजिंग स्टॉक जिनमें पड़े थे ये टूटे हुए यूनिट्स, कितने हैं 47 और 34, तो 47 34, बहुत तंग हो रहे हो तो यूनिट्स रुपीज थाउजेंड में ना निकालो, वैसे मुझे मसला कोई नहीं, इसलिए मैं तो चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बैलेंसिंग गुड यूनिट्स निकाल लो, 32 और 11 पर। अब इधर देखना जरा, सेल माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने हैं जी, प्रोडक्शन यूनिट्स जी 394 और 252, ठीक है जी, ये बहुत ही नज़दीक हो गई है वैसे,
ठीक है, चले अब अगली बात, प्रोडक्शन यूनिट्स निकल आए। अब इनकी बेस के ऊपर उसने कहा था फिक्स कॉस्ट बटी हुई है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही एक टोटल लिख लूँ ना टोटल, तो वे भी आसानी हो जाएगी। टोटल कितने बनते हैं यूनिट्स? टोटल इसी की बेस पर बटा हुआ है ना, जरा फिक्स कॉस्ट वाला पॉइंट पढ़ो। 640 क्या कहता है वो? फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में मौजूद है, इंक्लूडेड इस 431 इस 349 में मौजूद है 80 फिक्स कॉस्ट का, लेकिन वो क्या है? एलोकेटेड है दोनों में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स है। तो वो यूनिट्स अब हमारे निकल आए टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 80 लाख को पकड़ेंगे, 8 मिलियन को पकड़ेंगे, 8 मिलियन ना 80 मिलियन 80 मिलियन को पकड़ेंगे, और उसको हम क्या कहेंगे जी, 394 डिवाइड बाय दिस, फिर 252 डिवाइड बाय दिस, और ये दोनों में बंट जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल में तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकालने की तरफ काफ़ी करीब हो गए हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप इस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को पकड़ोगे, इसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट निकाल दोगे तो बाकी क्या बचेगी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अभी मैं इसको सही करता हूँ, फिलहाल इसको सही ना करो, आगे चलो फिलहाल, क्योंकि एक थोड़ा सा मसला है वो मैं बताता हूँ फिर। अभी इसको ना थोड़ा सा फिर ज़रा चेंज करना है, इसको बाद में करते हैं, फिलहाल चलने दें, ज़रा सिंपल को सिंपल ही रहने दें फिलहाल। वर्किंग 3 क्या है जी? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मैं निकालने चला था, मुझे क्या गिवन है जी? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो मर्जी लिख लो जी, S1 431,430 थाउजेंड्स में ऑलरेडी 370, ये ताज़े आए हैं ना, ये भी बोल रहे हैं, इन्हों की बोलती सवेर दे आए थी बंद होगी जी। अब इसमें से लेस कर देते हैं हम फिक्स कॉस्ट। बेटा इधर देखो, फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है जी? 80,000। इसको बांटना है, ठीक है, तो 80,000 को बांटना है, तो 80,000 इंटू ये यूनिट्स ऊपर निकला है 394 डिवाइडेड बाय 646, और उसके बाद 80,000 को 252 डिवाइडेड बाय, यानी कि आप इसको अज्यूम करके निकल आते परचेस तो ज़्यादा अच्छा था। मैं कहता था ना, जो फिगर ना निकले उसको अज्यूम करके आगे चल पड़ो, हैं? इसको तो अज्यूम करके जाना बारे में था, लेकिन अब क्या करें, अभी तो क्लास में बैठे हैं, अब तो सब कुछ ही करना होता है जी। 48793 31207। तो लेकिन मैं बार पे ये बता दूंगा कि चाहिए सिर्फ क्या था। फिलहाल तो मैं खुली डुली वर्किंग कर रहा हूँ ताकि सब समझ आ जाए, ठीक है ना, फिर पेपर में आप अभी आपने थोड़ी देर में कहना सर 12 नंबर का सवाल था ये, वो सवाल तो मैंने आपको दिखा दिया, सारा हो चुका था, सिर्फ एक फिगर निकालने के लिए चले हुए हैं हम। तो वो जब पूरा हो जाएगा काम, मैं कहूँगा बस ठीक है जी। ये क्या है? ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ये क्या आ गई जी? आपकी वेरिएबल कॉस्ट 382637 318163। ठीक है जी, सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स मिल जाएं, आप उनसे इन्हें डिवाइड कर दो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। बोलो, अब मुझे वेरिएबल कॉस्ट किस लिए चाहिए? मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए सिर्फ S2 के लिए। मुझे एक बात बताओ, ये प्रोडक्शन यूनिट्स इस क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट से निकले कि नहीं? इस क्लोजिंग स्टॉक में ये डैमेज यूनिट्स पड़े हैं? इन डैमेज यूनिट्स पर क्या पूरी वेरिएबल कॉस्ट लग चुकी है? यहां पे आके फिर अब वो ईपीयू की तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, ठीक है। ये 22.5 यूनिट्स ही नहीं है, हम कहेंगे ये डैमेज यूनिट्स 22.5 हैं ही नहीं, ये 60% है। 60%? ये 60% है। कितना बनते हैं बाय द वे? यानी कि ये फिगर वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर सही नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहां पर तोड़ दूं ना
फिक्स्ड वेरिएबल, तो फिक्स के हिसाब से इसके यूनिट सेम, वेरिएबल के हिसाब से इसके सेम, क्योंकि सारी कॉस्ट लग गई। फिक्स्ड के हिसाब से तो इसके भी सेम थे, वेरिएबल के हिसाब से ये यूनिट से सही नहीं है, क्योंकि आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इससे आपने डिवाइड करना होता है प्रोडक्शन यूनिट्स को। तो कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट लग चुकी है, क्या ये 22 एरिया 5 पे पूरी वेरिएबल कॉस्ट लगी है? तो ये जो आपने प्रोडक्शन यूनिट्स निकाले हैं तो इसी के एडजस्टमेंट से नहीं निकले, और बोलो तो इसका मतलब ये फिगर सही नहीं है, सिर्फ इसको सही करना है। इसका मतलब मुझे तो इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही बनाया, और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, मैं डिवाइड करने ही लगा था, लेकिन कर भी दूंगा आप कहोगे तो, लेकिन मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ किसकी ज़रूरत थी, ये यूनिट्स 34 सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो 22.5 हैं ये पूरे यूनिट्स ही नहीं है इस कॉस्ट के हिसाब से। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल के पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालनी थी असल में हमने, ताकि हम उसकी बाकी 40% को अप्लाई करें, तो सवाल मुकाएं और जान छुड़ाएं। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसको मैंने कह दिया ये गलत है। अब इसको यूं करके यहां सही लिखूं ताकि याद रहे तो ज़्यादा बेहतर नहीं? क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये असल में पॉइंट है ये। अच्छा, अब सिर्फ एक पॉइंट है, देख लो। अब हर सवाल में ऐसे 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो फंसा देते हैं। अब देखो ना, मैं क्या कह रहा हूं आपको, फिगर ज्यूम करके निकलते तो जान छूट जाती। 8-9 नंबर फिर भी आ जाने थे, अगला सवाल अब तक कर चुके होते हैं, कब से बैठे हुए हैं, ये बस आपने देखना। ठीक है, तो S2 जो है वो 60% कंप्लीशन पर आइडेंटिफाई होता है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि असल में ये है ही कितने बनते हैं, ये हैं ही कितने, या यूं लिख दूं यार, मिटाना ज़रा बेहतर है। ये देखो 22.5 जो है ये इधर देखो, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, बल्कि ये 60% कंप्लीट था। यानी मुझे चाहिए, देखो फिक्स कॉस्ट के लिए मुझे नहीं चाहिए यूनिट्स, चाहिए होते तो वो पूरे थे, वो यही बनते हैं, 34 ही बनते हैं। अगर कहें तो लिख दूं, तो समझ आ गई है? कहते हो तो तोड़ के लिखता हूं, यहाँ पे S1 के आगे फिर 2 कॉलम डालता हूं, फिक्स के हिसाब से यूनिट्स, वेरिएबल के हिसाब से यूनिट्स। फिर S2 के फिक्स के यूनिट्स और वेरिएबल के यूनिट्स सब सेम होने हैं, फिक्स के इसके यही यूनिट्स हैं, वेरिएबल के भी यही यूनिट्स हैं। S2 के फिक्स के यही यूनिट्स हैं, लेकिन S2 के वेरिएबल के हिसाब से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स ये नहीं निकलते। तो सिर्फ इस एक फिगर को छेड़ना था। ठीक है, कर लूं, इजाजत है? अब ये देखो जी, ये 60% करें तो यहाँ पे क्या आता है, 13.5 आ गया। तो 13.5 अगर यहां पर लिखोगे तो अब ये यूनिट्स प्रोडक्शन के सही आएंगे। कितने, ओह सॉरी 13.5 यहां लिखोगे तो ये यूनिट्स कितने हो गया? आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आप कह रहे थे कितने यूनिट्स पड़े हैं जी क्लोजिंग स्टॉक में, कितने पड़े हैं? 34। मैंने कहा नहीं, जो 22.5 है ना वो पूरी तरह से कॉस्ट लगी हुई नहीं, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट से बताओ कितने पड़े हैं। तो आपने कहा जी उसमें 22.5 जो है वो 60% कंप्लीट है, तो यूं समझ लें कि वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 25 ही पड़े हैं। तो प्रोडक्शन फिर 243। अब ये मुझे चाहिए थी, क्यों? मैंने डिवाइड किससे करना था? प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। ठीक है, अब इधर देखना था, देखना ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आए, बाकी तो जरूरत नहीं है। क्या मतलब, ये 394 बिल्कुल ठीक था। इसकी पर यूनिट कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आती है वो कितनी है? जो कि मुझे नहीं चाहिए, कितनी है? 453 बोला भाई ने, माशाल्लाह। ये 382 637 को डिवाइड करना था 394 से बेटा जी, 970। ये जो भी आता है ना, ये मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन दिखाना ये चाह रहा हूं कि ये 394 बिल्कुल ठीक था, हर चीज नॉर्मल थी। ठीक है, ये लेकिन मुझे चाहिए नहीं थे, ये मैंने फजूल में बनाए। मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स ही को नहीं चाहिए थे S1 के, S2 के सिर्फ चाहिए थे, और वो भी इसलिए चाहिए थे कि वेरिएबल कॉस्ट इन पर लग चुकी है, 60% पूरी करानी। अब एक पॉइंट, सिर्फ इस एक पॉइंट पे से मैंने सवाल नहीं कहा था, वरना तो ये फर्दर प्रोसेसिंग का शायद सबसे पहला सवाल होना चाहिए था। ये एक लाइन है ना, तो ये उड़ा करना, तो सबसे पहला सवाल फर्दर प्रोसेसिंग का यही डाल देना चाहिए। इतना आसान, बच्चे 1 मिनट में कर लें। ठीक है, खैर चलें, कोई बात नहीं। इस 243 को अब यूज कराओ। 13, ये है वो जालिम जिसको ढूंढने हम निकले हैं। वेरिएबल कॉस्ट पूरा लिखूं,
ये वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ये कंप्लीट यूनिट की है या इनकम्प्लीट यूनिट की है? कंप्लीट यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है, इनकम्प्लीट की, यानी एक पूरे यूनिट पर ये पूरी वेरिएबल कॉस्ट लगती है। अब हमारे जो डैमेज यूनिट्स थे उन पर इसका कितने परसेंट लग चुका था? 60। तो अब मजीद कितना लगाएंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाएं? बस इतनी सी बात थी। अब आप बाकी खुद फैसला कर लो, समझदार हो कि ये 22,500 यूनिट्स पर जो कॉस्ट लगनी है ये कितनी लगनी है? 1309 का 40%। बस ये जुल्म था, ये जुल्म था, ये आपके साथ जुल्म था, लेकिन क्या करें, वर्किंग नंबर पता नहीं केड़ी है, वर्किंग नंबर 3 में ये निकला। ठीक है जी, 11। अच्छा, आपस की बात है, ये फिर भी सही ही निकला, मतलब डिसीजन फिर भी वही निकला जो अगर ये ना होता तब भी पॉजिटिव आना था, आया ना अभी पॉजिटिव ही है। ठीक है, यानी कि डिसीजन के भी नंबर आपको, फिर भी डिसीजन के तो नंबर वैसे ही मिल जाते हैं, लेकिन एक फिगर थी, ये जुल्म था, बस ये ज्यादती थी। ऐसे होता है भला, लेकिन कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस लेने की बात ये नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज करने की बात ये नहीं है कि ये क्या था, कॉन्फिडेंस गेन करने की बात ये कि सिर्फ इसके अलावा क्या था, इसमें कुछ नहीं था। ये क्या था? नहीं, क्या था? कुछ नहीं था। यहां पे ये ऐसी ही फिगर, यही वो फिगर जिनके बारे में कहता हूं पर्चे के अंदर अगर कोई चीज फंस जाए, कुछ भी अज्यूम करके आगे निकलो, असरात आपके सामने, मैक्सिमम मार्क्स आपके आ चुके होते हैं। ठीक है, इसके भी उतने ही नंबर होते हैं। ठीक है, ये मुश्किल है तो इसके 3 नंबर होंगे और बाकी के 9 नंबर होंगे, बस। और क्या, ये तो नहीं होगा कि इसके 10 नंबर होंगे और 2 नंबर बाकी सवाल के होंगे। इतनी तो नहीं ना मची होती। ठीक है, पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं। बोलो भाई, 177। तो भाई डिसीजन लिखो। पहले जरा सवाल को देख लेता हूं मैं, सवाल में जो लिखा हुआ है लिख लेते हैं वही। एडवाइस CL वेदर इट शुड सेल डैमेज और विदाउट, लिखो CL शुड फर्दर प्रोसेस डैमेज यूनिट्स ऑफ S1 एंड S2। CL डिसीजन जो रिकमेंडेशन जो भी है, CL शुड फर्दर प्रोसेस, अब आगे लिखते जाओ, फर्दर प्रोसेस S1 डैमेज्ड यूनिट्स ऑफ, ताकि डिसीजन तो सामने आ जाए, आगे अंग्रेजी पूरी कर लेना। फर्दर प्रोसेस डैमेज्ड यूनिट्स ऑफ S1 एंड S2, दोनों को करे, बिकॉज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। चलो अब ये भी लिख ही देता हूं, बिकॉज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज मोर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जगह नहीं बची। और अगला पार्ट मैं नहीं करा रहा। ठीक है, डिटरमिन वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे रखना है तो देख लेना, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी आप मजीद वाली निकाल चुके हैं। ठीक है भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक डिटरमिन करो वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स S1 S2 की। अगर वो ऑप्ट नहीं करते फर्दर प्रोसेसिंग तो इसका मतलब वो पुरानी वाली कॉस्ट पे ही पड़े हैं, तो उनकी NRV तो आपके सामने ही है, 1 मिनट में निकलेगी, नहीं निकलेगी? ये NRV ही तो है, ये NRV है, लेकिन ये NRV पूरी नहीं है, इसमें से माइनस कर देना 1% सेलिंग की, लेकिन इसकी रिपेयर कॉस्ट कोई नहीं है। और अगर वो ऑप्ट कर लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग तो फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस तो ये हो गई, लेकिन माइनस करोगे ये सेलिंग प्राइस भी अकेले की कर लेना ना। ठीक है, अकेले के सेल्स का 1% भी माइनस करोगे और वो जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी कर लोगे। ठीक है, तो ये लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वाला काम करना है, तो ये कर लेंगे आप, मेरे ख्याल से कोई मसला है नहीं। बाकी मुझे एक पेज के ऊपर लिख के दे देना ना जो सॉल्यूशंस अभी पेंडिंग है, उनके साथ ये पार्ट B का भी सॉल्यूशन भेज दूंगा, पार्ट 2 का भी। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है, अब रह गया जी CVP, उसका एक सवाल, उसके अलावा याद आ गया, उसके अलावा बाकियों से पूछूंगा, अगर मसला ना तो तुम मेरे पास बैठ जाना, तो मैं वैसे समझा दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा कल भी इसीलिए आए थे सिर्फ उस सवाल।
अच्छा, जाहिद में, वो जाहिद वाला ही है। चलो दो हो गए मरीज़। वैसे तो अभी बस 1 घंटे के अंदर CVP रिवाइज़ होना है और सवाल भी हो जाना है। खान लिमिटेड छोड़ा हुआ था, लेकिन वो भी क्योंकि पिछली दफ़ा आया नहीं है तो मेरे दिल में वो आ रही हैं, हौल उठ रहे हैं कि उसको रिवाइज़ कर लें हम। ठीक है, तो एक तो उसको रिवाइज़ करते हैं। खान लिमिटेड वाला सवाल होमवर्क दिया था आपको, मैंने नहीं करवाया था, वो करते हैं। उसके बाद फिर आखिर में सिर्फ मैंने करवानी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फॉर्मेट्स की रिवीजन, उसका कोई सवाल नहीं कराऊंगा। और बाकी प्लान मैंने शेयर कर दिया बाकी बच्चों के साथ, लेकिन चूँकि बारिश की वजह से अभी भी बच्चों के आने का सिलसिला इक्का दुक्का करके जारी है। तो वो प्लान अभी ये है कि आज ये करने के बाद आपको रुख्सत दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर 12 या 13 का प्लान है मेरा, जिसमें मैं 2 से ढाई घंटे 2 घंटे से ढाई घंटे के लिए मिलूँगा बच्चों से जो लाइब्रेरी में मिल गए। रीसेंट अटैम्प्ट के जो सवाल रह गए हैं, 2 या 3 सवाल जो डिसीजन मेकिंग के हैं, क्योंकि वो आ चुके हैं इसलिए वो ज़रा लीस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, इसलिए वो मैं करवाऊँगा ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि आप लोगों का जो मोड है ना बड़ा ख़तरनाक चल रहा है इस वक्त, आप पढ़ नहीं रहे कि छुट्टियाँ हो तो पढ़ें। FAR 1 वाले डिले हो रहे हैं, आज बारिश हो गई, सारी गड़बड़ फिर हो गई, तो इसलिए सुकून से जाएं, पढ़ाई शुरू करें। आपको 12 या 13 को इंशाल्लाह मैं यहाँ पर, मैंने आना है, जमात में जाने से पहले लाहौर आऊँगा वापस, तो मैं पहले किसी बच्चे को पकड़ूँगा, ऊपर से एक भी मिल गया था, रिकॉर्डिंग क्लास में करवा के अवेलेबल कर दूँगा। आपने सिर्फ उन लेक्चर्स को अगर दिल करे तसल्ली के लिए लेना हो तो लेट कर ले लीजिएगा, कि जो हमने किया था मॉक के बाद बेशक ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ज़रूरत ही कोई नहीं है उनको लेने की तो वैसे, लेकिन अगर आप ले लेंगे तो आपकी मेहरबानी है, एडिशनल काम है। ठीक है, ये कुछ डिसीजन थे। बच्चे कहते होने ऑनलाइन वाले हर क्लास से दस रहा है, असल में हर क्लास में इक्का दुक्का करके आ रहे हैं, अब चूँकि पानी उतरना शुरू हो गया है ना। ठीक है, ठीक है जी, इस पार्ट को क्लोज करें।